नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना अध्ययन का बिंदु चल रहा है मौर्य साम्राज्य। कल हमने दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ा है और मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हुए हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कुणाल, दशरथ, बृहद्रथ, संप्रति, इनके बारे में अध्ययन किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसके बारे में पढ़ा है। आज पढ़ेंगे अपन दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में यदि कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों अनेक शिलालेखों का महत्व रहा है, तो प्रत्येक शिलालेख के बारे में अध्ययन करेंगे और मौर्य साम्राज्य में जितने भी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी गई या जो युद्ध लड़े गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मौर्य साम्राज्य की जो सैन्य व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी और मौर्य साम्राज्य की जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी उसके बारे में भी हम दोस्तों अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं ये मौर्य साम्राज्य पर दूसरी वीडियो क्लास है, तो आइए अपन अध्ययन करते हैं। आज हम दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रमुख ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। यह मौर्य साम्राज्य टॉपिक से आपसे कौन सी पुस्तक के बारे में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस तह तक जाकर दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। इसलिए आप वीडियो क्लास का आनंद लीजिए, इसे अंत तक देखते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आइए दोस्तों मौर्य साम्राज्य दोस्तों आपको बता दूं 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा भाई। ये जो मौर्य साम्राज्य था यह 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा। यह बात दोस्तों मैंने कल के वीडियो क्लास में भी बता दी थी, इसलिए आज दोबारा बता देता हूं। आप ये कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लेना। यहां दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा, एक बात तो ये। दूसरी बात, मौर्य साम्राज्य की भारत में नींव कब डाली गई? 322 ईसा पूर्व में डाली गई। ठीक है दोस्तों, यह भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक या वास्तविक संस्थापक भारत में चंद्रगुप्त मौर्य थे। वे नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके भारत में मौर्य साम्राज्य की सत्ता स्थापित करते हैं। तो आज हम दोस्तों कौटिल्य, मेगस्थनीज, विशाखदत्त, मोगलीपुतिस्त जो कल्पसत्र के लेखक थे, जैन विद्वान भद्रबाहु, इन सब के बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। या इनके अलावा यदि कोई और भी स्पेशल बुक्स रह गई है या कोई और भी स्पेशल किताब रख गई है उसके बारे में भी दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे, जैसे कथा सरित सागर, रास तरंगिणी, परिशिष्ट पर्वत, वरहत कथा मंजरी। ये किताबें भी दोस्तों जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कई एग्जाम्स में तो दोस्तों यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रास तरंगिणी के लेखक कौन है। ये रास तरंगिणी के बारे में दोस्तों अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। ज्यादातर एग्जामों के अंदर या तो पूछा जाता है राज तरंगिणी के बारे में, ठीक है, या फिर पूछ लिया जाता है दोस्तों मुद्रा राक्षस के बारे में। यहां अर्थशास्त्र के बारे में यह सवाल नहीं पूछा जाता कि अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी, जबकि सवाल यह पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ जो लिखा गया है इसका विषय क्या था। तो आइए दोस्तों टॉपिक के बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हम आज सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के प्रमुख ग्रंथ पढ़ेंगे या ऐसे ग्रंथ जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला ग्रंथ देखिए दोस्तों आप, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसे आप विष्णुगुप्त भी कहते हैं या चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है भाई अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी दोस्तों यह इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, अर्थव्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक दोस्तों राजनीति शास्त्र की पुस्तक है या आप इसे नीति शास्त्र भी कह सकते हैं। एग्जाम में कई बार दोस्तों ऑप्शन में राजनीति शास्त्र नहीं मिलता है और वहां दोस्तों आपको नीति शास्त्र दिया हुआ होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
राजनीति शास्त्र को ही नीति शास्त्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था, राजनीति शास्त्र या नीति शास्त्र। दोस्तों इस कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अनेक बातों का उल्लेख किया है, जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है अष्टादश तीर्थ के मामले में। ये अष्टादश तीर्थ कौन होते थे भाई? ये दोस्तों प्रथम श्रेणी के 18 अधिकारी होते थे भाई। प्रथम श्रेणी के जो 18 ऑफिसर्स होते थे मौर्य साम्राज्य में, या जो 18 अधिकारी होते थे, उन्हें अष्टादश तीर्थ कहा गया। डायरेक्ट यही सवाल पूछा जाता है कि अष्टादश तीर्थ कौन थे? मौर्य साम्राज्य में प्रथम श्रेणी के 18 प्रशासनिक अधिकारियों को अष्टादश तीर्थ कहा गया। और इस अष्टादश तीर्थ पदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में किया गया है भाई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। दूसरा सवाल देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों एक अध्यक्ष पद का भी उल्लेख किया गया है। ये जो अध्यक्ष पद वाले व्यक्ति होते थे दोस्तों, या जो अधिकारी होते थे, ये सेकेंड क्लास ऑफिसर होते थे भाई। कौन होते थे? सेकेंड क्लास ऑफिसर्स। आपसे पूछ ले जाए कि मौर्य साम्राज्य में जो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। दोबारा देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य में प्रथम श्रेणी के 18 प्रशासनिक अधिकारियों को तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अष्टादश तीर्थ कहा गया, और मौर्य साम्राज्य में जो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते थे उन्हें अध्यक्ष के नाम से जाना गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में यहाँ के शासकों के पास चतुरंगिणी सेनाएं मौजूद थी या उपलब्ध थी। चतुरंगिणी सेना से क्या मतलब है कि सभी प्रकार के साजो सैनिक सामान और सभी प्रकार की सेनाएं मौर्य साम्राज्य के पास में मौजूद थी या मौर्य साम्राज्य के समय मौजूद थी। अतः मौर्य साम्राज्य एक विशाल और सुदृढ़ राजवंश था भाई, या सुदृढ़ साम्राज्य था। ये जो कौटिल्य है इन्हें भारत का मेकियावली कहा गया है भाई। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का मेकियावली किसे कहा जाता है। ज्यादातर बच्चे दोस्तों इसका आंसर कालिदास कर देते हैं। भाई कालिदास आंसर कैसे होगा? कालिदास जी को तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। जबकि भारत का मेकियावली किस विद्वान को कहा जाता है? ये दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट पुस्तक देखिए जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। क्या नाम है भाई? इंडिका। ये इंडिका पुस्तक दोस्तों मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई भाई। किसके द्वारा लिखी गई थी? मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। और ये मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दरबारी विद्वान था भाई, या इसका राजदूत था। यहां से भी एग्जाम के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है कि मैगस्थनीज किसका दरबारी विद्वान था या मैगस्थनीज किसका राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कंसेप्ट क्लियर है? तो सेल्यूकस निकेटर के राज दरबारी मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, और इस इंडिका पुस्तक में भारत के मौर्य साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस मैगस्थनीज के पास में मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहां से आई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सेल्यूकस निकेटर है ना, इसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों अपना ये जो दूत है ना मैगस्थनीज, ये भारत भेजा था। तो भारत किसके शासनकाल में आया था? ये जो मैगस्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का दूत, ये भारत में कौन से मौर्य शासक के टाइम पर आया था? ये आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखिए आप, इंडिका में मैगस्थनीज ने किस किस के बारे में लिखा है। एक तो दोस्तों इसने पोलीब्रोथा नाम का उल्लेख किया है, स्थान का उल्लेख किया है। और ये पोलीब्रोथा दोस्तों प्राचीन समय में पाटलिपुत्र को कहा जाता था भाई। किसको कहा जाता था? पाटलिपुत्र को कहा जाता था। तो ध्यान रखना, पाटलिपुत्र का नया नाम तो है पटना, जो बिहार की राजधानी है,
जबकि इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना गया भाई? पोलीब्रोथा के नाम से जाना गया। मेगस्थनीज ने इंडिका में लिखा कि भारत में सम्राट की जो अंगरक्षक हुआ करती थी, जो बॉडीगार्ड्स हुआ करती थी, या जो सुरक्षा गार्ड होते थे, वो दोस्तों महिलाएं होती थी भाई। कौन होती थी? महिलाएं। यहां मौर्य साम्राज्य में सम्राट की महिलाएं, सम्राट के जो अंगरक्षक होते थे या जो सुरक्षा कर्मी होते थे, वो दोस्तों पुरुष नहीं होते थे। कौन होते थे भाई? महिलाएं होते थे। अपने को ये जानकारी कहां से मिलती है? यह मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलती है। ये जो मेगस्थनीज है, इन्होंने इंडिका में लिखा है कि भारतीय लोग मौर्य साम्राज्य के दौरान दो मुख्य देवताओं की पूजा करते थे भाई। एक का तो नाम था डायनोसियस, और एक का नाम था दोस्तों हेराक्लीज। सुपर क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए आप। ये मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक में उल्लेख की गई जानकारी के हिसाब से मेगस्थनीज ने इंडिका में लिखा कि भारतीय लोग दो देवताओं की पूजा करते थे, एक तो डायनोसियस की और एक हेराक्लीज की। डायनोसियस कहा गया दोस्तों भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा, और हेराक्लीज कहा गया दोस्तों भगवान कृष्ण को। कृष्ण भगवान को तो मौर्य साम्राज्य में हेराक्लीज और शंकर भगवान या शिव जी को डायनोसियस कहा जाता था। किसके अकॉर्डिंग? मेगस्थनीज की इंडिका के अकॉर्डिंग। अर्थात मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में कहा है कि भारतीय लोग मुख्य रूप से दो देवताओं की पूजा करते थे, एक तो डायनोसियस की यानी शिव जी की, और एक हेराक्लीज यानी कृष्ण की। इसके अलावा दोस्तों ये जो डायनोसियस है या फिर ये जो आपका मेगस्थनीज है जिसने इंडिका लिखी है, इसने अपने इस ग्रंथ में और भी जानकारियां लिखी है। इसने मुख्य रूप से दोस्तों उत्तरापथ का वर्णन किया है भाई। किसका वर्णन किया है? उत्तरापथ का। और मेगस्थनीज ने यह बात भी कही है कि मौर्य साम्राज्य का जो सैन्य शासन था या जो प्रशासन था या जो नगर प्रशासन था, नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन, यह 6 समितियों में बटा हुआ होता था भाई। यह 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे भाई। कितने होते थे? 5 सदस्य। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने सैन्य भागों में बटा हुआ था या सैन्य प्रशासन कितनी समितियों के द्वारा चलाया जाता था भाई? 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था। मेगस्थनीज ने कई भ्रामक तथ्य भी बताए हैं, जैसे इसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में अकाल नहीं थे, भारत के लोगों को लेखक ज्ञान नहीं था। ये दोस्तों भ्रामक तथ्य थे या झूठे तथ्य थे। भारत में दोस्तों आंशिक रूप से दास प्रथा भी थी इस टाइम पे, और भारत में इस टाइम पे दोस्तों अकाल भी पड़े थे मौर्य साम्राज्य के दौरान, और भारत के लोगों को दोस्तों लेखन ज्ञान था। ठीक है, तो ये मेगस्थनीज के द्वारा इस पुस्तक में, इंडिका पुस्तक में वर्णित किए गए भ्रामक तथ्य माने जाते हैं। दोबारा देख लीजिए आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में और मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय राजनीति शास्त्र या नीति शास्त्र माना जाता है। इसने इस ग्रंथ में मुख्य रूप से इन बातों का उल्लेख किया है कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रथम श्रेणी के 18 अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी, उन्हें अष्टादश तीर्थ कहा जाता था, और जो द्वितीय श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में चतुरंगिणी सेना का उल्लेख था भाई, यह चतुरंगिणी सेना मौजूद थी। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त को भारत का मैकियावली कहा जाता है, जबकि भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दरबारी विद्वान था या राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत आया। ध्यान रखना, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। इस इंडिका में मेगस्थनीज ने अनेक जानकारियां लिखी है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा बताया। इसने कहा कि सम्राट की अंगरक्षक या सुरक्षा कर्मी महिलाएं होती थी। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग दो देवताओं की पूजा करते थे भाई, एक तो डायोनिसियस यानी शिव और एक हेराक्लीज यानी कृष्ण। इसके अलावा मेगस्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने कहा कि भारत में सैन्य शासन
और जो प्रशासन था वह 6 इकाइयों के द्वारा संचालित होता था। नगर प्रशासन या जो सैन्य प्रशासन था वह 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था। मैगस्थनीज ने अनेक भ्रामक बातें भी कही, जैसे भारत में दास प्रथा नहीं थी, यहाँ अकाल नहीं पड़ते थे, यहाँ के लोगों को लेखन ज्ञान नहीं था। ये दोस्तों मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक में ऐड की गई झूठी बातें थी। ठीक है, आगे की जानकारी देखिए आप। मुद्रा राक्षस, दोस्तों मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी थी भाई विशाख दत्त ने। सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल, एक तो राजतरंगिणी और एक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के बारे में दोस्तों बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? विशाख दत्त थे। कौन थे? विशाख दत्त। दूसरा सवाल, इस विशाख दत्त ने, इस मुद्रा राक्षस पुस्तक ने एक मौर्य सम्राट को वर्सल कहा है भाई। वर्सल का मतलब होता है दोस्तों नीच या तुच्छ व्यक्ति। नीच व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति या वर्सल व्यक्ति, ये नाम विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में किसके लिए कहा है भाई? यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मौर्य के बारे में कहा है भाई। जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में कही गई है यह बात। कौन से ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस पुस्तक में, जिसके लेखक कौन थे? विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? वर्सल, जिसका अर्थ क्या होता है? नीच या तुच्छ। ठीक है, तो यहां से दोस्तों क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल कहा गया? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में कहा गया। अगला ग्रंथ देखिए जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अगले ग्रंथ का नाम है दोस्तों कथावस्तु। क्या नाम था भाई? कथावस्तु। और ये कथावस्तु पुस्तक या ग्रंथ के लेखक थे दोस्तों मोगलीपुतस्त। मोगलीपुतस्त। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाइए कि कथावस्तु पुस्तक के लेखक कौन थे? मोगलीपुतस्त। इस कथावस्तु पुस्तक में उल्लेख किया गया है बौद्ध संगीति का। कथावस्तु के लेखक मोगलीपुतस्त का कहना है कि मौर्य साम्राज्य में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था भाई। कौन से क्रम की बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तीसरी बौद्ध संगीति का। और इस तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी भाई? इसकी अध्यक्षता की गई थी मोगलीपुतस्त के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब मौर्य साम्राज्य में ये तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उस समय क्या था? किस वर्ष यह आयोजित की गई थी? यह 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी भाई। कब आयोजित की गई थी? 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। एक और सवाल, लास्ट सवाल, कि जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 251 ईसा पूर्व में मोगलीपुतस्त की अध्यक्षता में, उस समय मौर्य सम्राट कौन था भाई? मौर्य सम्राट अशोक महान था भाई। मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? अशोक महान। कंसेप्ट क्लियर है? आगे देखिए अगले मुख्य ग्रंथ का आप नाम ध्यान रखिए दोस्तों, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक थे दोस्तों भद्रबाहु। कौन थे भाई? भद्रबाहु। महावीर स्वामी के बाद में उनके दोस्तों 2 मुख्य अनुयायी बने थे भाई। महावीर स्वामी को तो जानते हो आप, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थकर, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह हुआ करता था या शेर हुआ करता था। तो महावीर स्वामी के बाद में दोस्तों 2 उत्तराधिकारी हुए, एक तो स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। जो अपना दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के मुख्य जैन विद्वान दोस्तों भद्रबाहु थे भाई। कौन थे? भद्रबाहु। और भद्रबाहु का जो मुख्य जैन केंद्र था वो था दोस्तों श्रावण बेलगोला। क्या नाम था इसका? श्रावण बेलगोला। और ये भारत के कर्नाटक राज्य में था भाई। ये श्रावण बेलगोला भारत के कौन से राज्य में था? कर्नाटक राज्य में। यहां इसी श्रावण बेलगोला में भद्रबाहु के कहने पर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म स्वीकार किया भाई। कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन धर्म। तो पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु कौन था भाई? जैन भद्रबाहु था। ठीक है, और इस भद्रबाहु के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। पहले दोस्तों इनका धर्म ब्राह्मण था। क्या था भाई? ब्राह्मण था।
तो जैन धर्म स्वीकार करने के बाद में ये भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलगोला चले गए भाई, कर्नाटक चले गए। और जहां अपने अंतिम समय में दोस्तों सलेखना विधि से, कौन सी विधि से? सलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे भाई, देह त्याग कर दिया था। सलेखना विधि होता है उपवास के दौरान बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों का त्याग कर देना, सलेखना विधि कहलाती है, या सलेखना विधि से मोक्ष प्राप्ति माना जाता है। यहां दोस्तों इसका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस श्रावण बेलगोला का, कि भद्रबाहु ने जो कल्पसूत्र पुस्तक लिखी है उसमें दोस्तों एक मूर्ति का उल्लेख किया गया है भाई, दक्षिण भारत में है वो। और दक्षिण भारत में जो मूर्ति थी दोस्तों, उस मूर्ति का नाम था दोस्तों गौतमेश्वर की मूर्ति, गौतमेश्वर, या इसे विशाल बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है। अब यहां दोस्तों इस मूर्ति के बारे में यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि इस मूर्ति का निर्माण करवाया किसने था भाई? ये दोस्तों मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। किस व्यक्ति ने करवाया था भाई? चामुंड राय ने। और ये चामुंड राय कौन थे भाई? ये दोस्तों एक गंग शासक थे, राजमल चतुर्थ। गंग शासक राजमल चतुर्थ के सेनापति थे चामुंड राय। इन्होंने दक्षिण भारत में विशाल गौतमेश्वर या बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। और यह मूर्ति दोस्तों श्रावण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। आगे की जानकारी देखिए दोस्तों आप। आगे दोस्तों कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है, जैसे कथा सरित सागर। कथा सरित सागर दोस्तों सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी भाई। ये कथा सरित सागर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी दोस्तों कल्हण के द्वारा लिखी गई थी भाई। किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। और इस राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है भाई। कहां का इतिहास देखने को मिलता है? कश्मीर, यानी अपने जम्मू कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। इसी राज तरंगिणी पुस्तक में लिखा गया कि सम्राट अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसाया भाई, श्रीनगर शहर बसाया। तो यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था। यह जानकारी दोस्तों कल्हण के द्वारा लिखित राज तरंगिणी पुस्तक से मिलती है। एक दोस्तों परिशिष्ट पर्वत, परिशिष्ट पर्वत लिखी गई थी दोस्तों हेमचंद्र के द्वारा। पूछ लिया जाए परिशिष्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा, कौन से विद्वान के द्वारा लिखी गई थी? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई। और एक दोस्तों वरहत कथा मंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारी एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वरहत कथा मंजरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसके लेखक थे दोस्तों सेमेंद्र। इसके लेखक का क्या नाम था? सेमेंद्र। तो कथा सरित सागर तो सोमदेव ने, राज तरंगिणी दोस्तों कल्हण के द्वारा, कल्हण ने राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। और इसी से अपने को जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया। परिशिष्ट पर्वत नामक ग्रंथ हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया और वरहत कथा मंजरी सेमेंद्र के द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में अध्ययन करवाया है। आप दोस्तों एक बार इसका स्पेशल रिवीजन जरूर देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों राजनीति शास्त्र से था या नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक पद का उल्लेख किया गया है अष्टादश तीर्थ और एक अध्यक्ष पद का। जो प्रथम श्रेणी के 18 प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें तो अष्टादश तीर्थ कहा गया और जो द्वितीय श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको अध्यक्ष कहा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में चतुरंगिणी सेना थी। कौटिल्य को भारत का मेकियावली कहा जाता है। दूसरा ग्रंथ है इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दरबारी विद्वान था और ये मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत भेजा।
सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम दिया। आज पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में सम्राट की जो बॉडीगार्ड, अंगरक्षक या जो सुरक्षा कर्मचारी होते थे वो महिलाएं बताई गई। मेगस्थनीज ने कहा कि भारतीय लोग दो देवताओं की पूजा करते थे, एक तो डायोनिसियस यानी शिव और एक हेराक्लीज यानी कृष्ण। ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक वर्षल है, नीच है या तुच्छ आदमी है। कथा वस्तु पुस्तक मोगली पुतस्त के द्वारा लिखी गई। मोगली पुतस्त की अध्यक्षता में कथा वस्तु पुस्तक के अनुसार मौर्य साम्राज्य में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और ये तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई और इस समय भारत के मौर्य सम्राट अशोक थे भैया, अशोक महान थे। कल्प सूत्र ग्रंथ भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रावण बेलगोला स्थान पर जैन धर्म का मुख्य केंद्र बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के कहने पर दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और इनके कहने पर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। पहले चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म ब्राह्मण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं के कहने पर सलेखना विधि से अपने प्राण त्याग किए या देह का त्याग किया। इसी कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में दोस्तों एक विशाल बाहुबली की मूर्ति है जिसे गौतमेश्वर भगवान की मूर्ति भी कहा जाता है। इस गौतमेश्वर या बाहुबली मूर्ति का निर्माण गंग शासक राजमल चतुर्थ के प्रमुख सेनापति चामुंड राय के द्वारा करवाया गया। अन्य पुस्तकें देखिए, कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी, राज तरंगिणी कल्हण ने लिखी। कल्हण ने इस राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा जिसमें मुख्य रूप से श्रीनगर की जानकारी मिलती है कि यह अशोक ने बनवाया था। परिशिष्ट पर्वत के लेखक हेमचंद्र थे और वरहत कथा मंजरी के लेखक कौन थे भाई? सेमेंद्र। आगे की जानकारी इस प्रकार है। आगे की जानकारी दोस्तों मौर्य साम्राज्य में दो मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। एक तो पढ़ेंगे अपन दोस्तों मौर्य साम्राज्य का विभाजन कितने प्रांतों में किया गया था और इन प्रांतों की राजधानी क्या थी। ठीक है दोस्तों, एक साइड में मैंने प्रांतों के नाम लिख दिए हैं, अब एक साइड में दोस्तों मैं प्रांतों की राजधानी आपको बता दूंगा और प्रांतों की राजधानी से रिलेटेड यदि कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वो बता दूंगा। एक साइड में दोस्तों मैंने मौर्य साम्राज्य के स्पेशल ऑफिसर्स लिखे हैं या मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनके बारे में दोस्तों क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में क्रूट पुरुष कौन होता था, रूपदर्शक कौन होता था, नागस्क कौन होता था, समाहर्ता कौन होता था, सनिदाता, व्यवहारिक, प्रेदेष्टा, सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, अध्यक्ष हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य का विभाजन। आपको बता दूं मौर्य साम्राज्य दोस्तों मुख्य रूप से 5 प्रांतों में विभक्त था भाई। एक का नाम था उत्तरापथ। उत्तरापथ का मतलब होता है ये मौर्य साम्राज्य का उत्तरी भाग माना जाता था। एक दक्षिणापथ यानी मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी भाग। प्राची या पूर्वी, ये मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भाग माना जाता था। एक दोस्तों मौर्य साम्राज्य का मिडिल भाग था यानी अवंती वाला भाग और एक दक्षिण पूर्व वाला भाग था प्रांत कलिंग प्रांत। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी भाई। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और ये तक्षशिला दोस्तों वर्तमान समय में पाकिस्तान देश में है भाई। कौन से देश में है? पाकिस्तान देश में। तक्षशिला के बारे में आप एक जानकारी विशेष ध्यान रखना कि मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये पूछ ले गए कि मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था भाई? शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान देश में चला गया। ठीक है, और ये तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी भाई। जो सेल्यूकस निकेटर था ना दोस्तों, उसका जो दरबारी विद्वान आया था अपने यहाँ पर मेगस्थनीज, और उसने जो इंडिका पुस्तक लिखी थी, उस इंडिका पुस्तक में उस मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के मुख्य रूप से उत्तरापथ प्रांत का वर्णन विशेष रूप से किया है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज ने मुख्य रूप से कौन से प्रांत की जानकारी का उल्लेख किया है? उत्तरापथ प्रांत की जानकारी का उल्लेख किया है जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी।
यदि अपन बात करें दोस्तों दक्षिणापथ प्रांत, दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी थी भाई सवरणगिरी। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी क्या थी? सवरणगिरी। और प्राची या पूर्वी जो प्रांत था उसकी राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र या पोलीब्रोथा। मैगस्नेज के अनुसार पाटलिपुत्र, वैसे इसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का जो तीसरा प्रांत था प्राची या जिसे पूर्वी कहा गया, पूर्वी प्रांत की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है और यह बिहार की राजधानी है। चौथा जो मुख्य प्रांत था उसका नाम था दोस्तों अवंती। क्या नाम था भाई? अवंती। इस अवंती की दोस्तों दो राजधानियां थी भाई, एक तो उज्जैन, उज्जैन और एक महिष्मती। उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन वर्तमान समय में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है भाई। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। तो आप ध्यान रखना कि मौर्य साम्राज्य का जो चौथा प्रांत था अवंती, इस अवंती की दो राजधानियां थी, एक तो उज्जैन और एक महिष्मती। इसका जो पांचवा प्रांत था मौर्य साम्राज्य का उसका नाम था भाई कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। ये वो ही कलिंग स्थान है दोस्तों जहां पर सम्राट अशोक ने नरसंहार कर दिया था, कलिंग का युद्ध छेड़ दिया था या रणभेरी की शुरुआत कर दी थी। तो ये कलिंग वर्तमान समय में भारत के ओडिशा राज्य में पड़ता है भाई। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। और इस कलिंग प्रांत की राजधानी थी दोस्तों तौसली। पूछ लिया जाए कि कलिंग प्रांत की राजधानी क्या थी? तौसली। अवंती प्रांत की उज्जैन या महिष्मती। प्राची या पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र या पटना। दक्षिणापथ की राजधानी सवरणगिरी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और तक्षशिला मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। अब दोस्तों मौर्य साम्राज्य में कुछ विशेष प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जिस अधिकारी का आपको ध्यान रखना है, एक तो दोस्तों उसका ध्यान रखना है आपने अष्टादश तीर्थ का बारे में। अष्टादश तीर्थ, इसके बारे में दोस्तों थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि अष्टादश तीर्थ मौर्य साम्राज्य में जो फर्स्ट श्रेणी के प्रथम 18 प्रशासनिक अधिकारी होते थे, इनकी संख्या 18 थी भाई। 18 जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको अष्टादश तीर्थ नाम दिया गया। एक दोस्तों आपको अध्यक्ष का ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन होते थे। अध्यक्ष दोस्तों जो सेकंड क्लास ऑफिसर्स होते थे या जो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था। बाकी अधिकारी इस प्रकार से होते थे। देखिए कौन से अधिकारी का क्या काम हुआ करता था। ये जो क्रूट पुरुष है ना दोस्तों, क्रूट पुरुष गुप्तचर को कहा जाता था भाई। गुप्तचर या जो जासूस होता था मौर्य साम्राज्य में, गुप्तचर या जासूसी करने वाले व्यक्ति को क्रूट पुरुष कहा था। और ये क्रूट पुरुष मुख्य रूप से नाम दिया है भाई चाणक्य ने। मुख्य रूप से नाम किसने दिया है? चाणक्य ने ये नाम दिया है। तो ध्यान रखना बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों ये कि मौर्य साम्राज्य में करुट पुरुष किसे कहा जाता था? चाणक्य ने गुप्तचर को करुट पुरुष नाम दिया है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए रूप दर्शक किसे कहा जाता था भाई? जो सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी होता था। सिक्कों का जांच अधिकारी, सिक्कों का जांच करने वाला जो अधिकारी होता था उसे मौर्य साम्राज्य में रूप दर्शक कहा गया भाई। क्या कहा गया? रूप दर्शक। एक दोस्तों नागस्क यानी जो नगर का अधिकारी होता था, नगर का जो अधिकारी होता था या नगर पर जो कंट्रोल रखने वाला अधिकारी होता था, नियंत्रण रखने वाला अधिकारी होता था, उसको दोस्तों नागस्क कहा जाता था। और जो सेना का मुखिया होता था, सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता था उसे सेनापति कहा जाता था। यदि पूछ लिया जाए समाहर्ता कौन है मौर्य साम्राज्य में राजस्व वसूलने वाले व्यक्ति को, राजस्व तो जानते हो लगान, कर, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में राजस्व लगान या कर वसूलने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम समाहर्ता था भाई। क्या नाम था उस व्यक्ति का? नाम है समाहर्ता या उस अधिकारी को समाहर्ता कहते थे जो राजस्व वसूलने का काम करता था। ये जो सन्निदाता है दोस्तों, सन्निदाता होता था कोषाध्यक्ष। सन्निदाता कौन होता था भाई? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष जानते हो? खजाने का मालिक।
संपत्ति का मालिक, भंडार का मालिक, कि जहां कोष होता था, जहां कोष खजाना होता था, धन संपदा का जो अधिकारी होता था उसे सन्निदाता कहा जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में कोषाध्यक्ष को सन्निदाता के नाम से जाना जाता था। एक दोस्तों व्यवहारिक, ये एक जज होता था भाई। जज तो जानते हैं दोस्तों, न्यायाधीश। जज कौन होता था भाई? न्यायाधीश। मौर्य साम्राज्य में दो प्रकार के जज होते थे दोस्तों, एक तो सिविल जज यानी सिविल न्यायाधीश, और एक होते थे दोस्तों फौजदारी न्यायाधीश। सिविल न्यायालय तो जानते हो आप क्या होते हैं, या सिविल मामले क्या होते हैं भाई? कोर्ट के अंदर जो केस होते हैं, जो मामले होते हैं, उसमें दो प्रकार के मामले दर्ज किए जाते हैं, एक तो सिविल मामले और एक फौजदारी मामले। दोस्तों हत्या, बलात्कार, हिंसा, चोरी, डकैती या जो गंभीर अपराध किए जाते हैं, ऐसे अपराधों को तो फौजदारी मामले कहा जाता है भाई, या फौजदारी अपराध कहा जाता है। इनके विपरीत यदि कोई उत्तराधिकार से संबंधित या उत्तराधिकारी संघर्ष का कोई विवाद है, विवाह का विवाद है, तलाक का विवाद है, जायदाद का मामला है, ऐसे जो विवाद होते हैं दोस्तों उन्हें दीवानी मामले कहते हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में भी दोस्तों ये दोनों प्रकार के मामले चलते थे भाई, एक तो दीवानी मामले भी चलते थे और एक फौजदारी मामले भी चलते थे। दीवानी मामलों को सुलझाने वाला जो जज होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? व्यवहारिक, मतलब ये दीवानी जज हुआ करता था भाई। मौर्य साम्राज्य में दीवानी मामलों को सुलझाने के लिए जो जज या न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था, और ऐसा न्यायाधीश जो फौजदारी मामलों को सुलझाता था, ऐसा न्यायाधीश जो फौजदारी मामलों को सुलझाता था उसे प्रदेष्टा कहा गया भाई। क्या कहा गया? प्रदेष्टा। तो ध्यान रखना, दीवानी मामलों को सुलझाने वाले जज को तो कहा गया व्यवहारिक, और फौजदारी मामलों को सुलझाने वाले जज या न्यायाधीश को कहा गया भाई प्रदेष्टा। आपसे पूछ ले जाए सीता अध्यक्ष कौन होता था भाई? कृषि अधिकारी। कृषि अधिकारी या कृषि भूमि का ख्याल रखने वाला व्यक्ति, या कृषि भूमि पर पूरा नियंत्रण रखने वाला जो अधिकारी होता था उसे सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, या कृषि विभाग संभालने वाले अध्यक्ष को मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष नाम दिया गया। एक दोस्तों लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष दोस्तों जो छापे खाने का अधिकारी होता था, छापे खाने का या जो मुद्रण का जहां काम होता था, प्रेस का जहां काम होता था, उसका जो अधिकारी होता था उसे लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। छापे खाने का दोस्तों यहां अर्थ है जहां सिक्के बनाए जाते थे, जहां सिक्कों की छपाई होती थी उसे छापा खाना कहा जाता था भाई। तो मौर्य साम्राज्य में छापे खाने के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा गया। क्या कहा गया भाई? लक्षणाध्यक्ष। और एक और दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा रहा है मुद्रा अध्यक्ष। ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी है भाई मुद्रा अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि इसको देखने पे ऐसा पता चल रहा है कि जैसे ये रुपयों की जांच पड़ताल करता था या मुद्रा की देख रेख क्या करता था। मुद्राओं की यानी सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी तो पहले आ गया भाई रूप दर्शक, ठीक है, और यहाँ छापे खाने का अधिकारी हो गया लक्षणाध्यक्ष। तो मुद्रा से रिलेटेड तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं। ये जो मुद्रा अध्यक्ष होता था दोस्तों इसे पासपोर्ट का अधिकारी कहा जाता था भाई। इसे क्या कहा जाता था? पासपोर्ट बनाने वाला अधिकारी। तो पूछ लिया जाए कि पासपोर्ट अधिकारी को मौर्य साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था? मुद्रा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये स्पेशल जो पर्सन थे, ये स्पेशल अधिकारी है, वो दोबारा देख लीजिए। चाणक्य ने क्रुट पुरुष तो कहा गया गुप्तचर को, रूप दर्शक सिक्कों की जांच करने वाले अधिकारी को, नागस्क दोस्त को नगर के अधिकारी को कहा गया, समाहर्ता राजस्व या लगान वसूली करने वाले अधिकारी को कहा गया, सन्निदाता दोस्तों कोषाध्यक्ष को, व्यवहारिक दीवानी मामलों को सुलझाने वाले जज को, प्रदेष्टा फौजदारी मामलों को सुलझाने वाले जज को, कृषि अधिकारी सीता अध्यक्ष को कहा गया, छापे खाने के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा गया, और पासपोर्ट के अधिकारी को मुद्रा अध्यक्ष कहा गया। एक बार दोस्तों ये प्रांतों की जानकारी भी दोबारा देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची या पूर्वी अवंती और कलिंग। ठीक है, जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। ध्यान रखना तक्षशिला पाकिस्तान में है, और तक्षशिला मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का भी प्रधान केंद्र था। दक्षिणापथ की राजधानी सवर्णगिरी थी। प्राची या पूर्वी की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आजकल पटना कहते हैं। ठीक है, और अवंती की राजधानियां 2 थी, एक तो उज्जैन और एक महिष्मती। कलिंग की राजधानी दोस्तों तोसली थी। इन अधिकारियों के अलावा इन 2 अधिकारियों की भी आप जानकारी रखना कि जो अष्टादश तीर्थ होते थे
वो प्रथम श्रेणी के 18 प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता था और मौर्य साम्राज्य में अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए आपको मौर्य साम्राज्य पार्ट 2 नामक वीडियो में आज दोस्तों नॉलेज दिया है। उम्मीद करता हूं आपको पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी पसंद आई है, आपके कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर काम में आ सकती है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।